हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया जी। सतीश पुनिया जी, आज ये देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से महा घेराव किया जा रहा है, सचिवालय का घेराव किया जाएगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि नहीं सहेगा राजस्थान के तहत कई अभी तक कार्यक्रम किए गए, लेकिन आज बड़ा उद्देश्य है। आखिर क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सचिवालय का महा घेराव? मुद्दे तो वही हैं जो सरकार के गठन के समय हुए थे, जिस बात के लिए सरकार ने खुद ने वादा किया था। मसलन किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी दूर करने के लिए जन घोषणा पत्र तक में उसका उल्लेख है। अनेक भाषणों में राहुल गांधी जी ने उस कैंपेन में ये कहा। इसी सरकार ने कहा था कि हम लोगों को जन सुरक्षा देंगे और राजस्थान के लोग और ज़्यादा महफूज होंगे। करप्शन के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, लेकिन उनके उलट जो चीज़ें हैं, थानागाजी की गैंगरेप से एक घटना शुरू होती है और उसकी फहरिस्त बढ़ती चली जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को पुख्ता करता है कि 6000 इस तरीके के दुष्कर्म की घटनाएं महिलाओं के प्रति होती। 1,90,000 जो मामले हैं वो सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द इस तरीके के अपराध की घटनाएं हैं। 10,92,000 ये FIR दर्ज हुई हैं। तो राजस्थान की स्थिति कुल मिलाकर बदहाल है। किसानों से वादाखिलाफी की, किसानों को ये खुद सरकार कहती है 9,422 किसानों की ज़मीनें कुर्क हुई हैं। तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में करप्शन का इंतहा ये है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के पीछे सोने के बिस्किट मिलते हैं, नकदी मिलती है। तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन जो 5 बड़े मुद्दे हैं, किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, ये तमाम मुद्दे हैं जो राजस्थान के जनमानस में उनके बीच में है और उसी से जनता आक्रोशित है और उसी का एक पड़ाव है। पिछले 5 वर्षों में सदन का रिकॉर्ड देखेंगे या सड़क पर भी पार्टी के मोर्चों ने और पार्टी ने बहुत मुखरता से इस आंदोलन को खड़ा किया है। और क्योंकि अब सरकार ढलान पर है तो लोगों के बीच में उसका आक्रोश और ज़्यादा मुखर होता दिखाई दे रहा। तो उसी की एक कड़ी का हिस्सा आज ये नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आप इस अभियान के तहत, नहीं सहेगा राजस्थान के तहत, आप लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके खुद के जो मंत्री हैं वो, उन्होंने जब सवाल उठाया तो उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया। अब अलवर की घटना का भी हम जिक्र कर लेते हैं। 2 नाबालिगों के साथ गैंगरेप की घटना होती है, जिसमें से एक नाबालिग गर्भवती हो जाती है। इसके बावजूद अभी तक देखा गया है कि आरोपी गिरफ्त से दूर है और इस पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसका सीधा सा जो कारण है वो है सरकार के तुष्टीकरण की नीति। और जो मैंने कहा कि कानून व्यवस्था अब सरकार की पकड़ से बाहर और उसके जिम्मेवार कोई है तो राजस्थान का गृह मंत्री है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। और इसलिए अलवर तो इसलिए क्योंकि वहाँ जो मेवात का पूरा क्षेत्र है वो इस तरह की घटनाओं से और ज़्यादा उद्वेलित है। अभी वहीं की घटना है कि बच्चों को तिलक लगाने पर भी उनको किस तरीके की प्रताड़ना मिली है। तो जो सरकार तिलक से परहेज करती है, जो वंदे मातरम से परहेज करती है, जो सरकार रामनवमी पे प्रतिबंध लगाती है, हिंदू नववर्ष पर 144 लगाती है और इसीलिए कन्हैयालाल जैसी घटनाएं होती है, तो कुल मिलाकर तुष्टीकरण ये पराकाष्ठा है। और तुष्टीकरण भी इसलिए कि सरकार कानून व्यवस्था के नजरिए से पूरे तरीके से फेल है। 2022 में जब देखा रिकॉर्ड NCRB के आंकड़ों का, तो देखा गया कि राजस्थान महिलाओं संग उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। और अलबत्ता बात की जाए कि राजेंद्र गुढ़ा ने उस लाल डायरी का जो जिक्र किया था कि अगर वो सामने ला दें एक नाम, अगर नार्को टेस्ट कर दिया जाए कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों का, तो वो एक रेपिस्ट को भी पेल कर देंगे जो कि जेल में बंद है। देखिए, ये भी विचित्र बात है कि जिस व्यक्ति ने BSP छोड़ के उनकी पार्टी में मर्ज हुए, इस पार्टी को समर्थन दिया और उसके बाद सरकार जब संकट में थी तो मुख्यमंत्री खुद ने कहा कि मेरी सरकार को बचाने में उस व्यक्ति की बड़ी भूमिका रही है। और वही व्यक्ति और जब कोई ऐसे सवाल खड़े करता है तो इसका मतलब सदन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए हैं जिसमें उन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। भरत सिंह कुंदनपुर लीजिए, रामनारायण मीणा लीजिए, तमाम लोगों ने, दिव्या मदेरना, एक बार नहीं अनेकों बार। लेकिन लाल डायरी जो मसला है जिसके बारे में उनको बर्खास्त भी किया, तो राजस्थान की जनता सच जानना चाह रही है कि सरकार उस लाल डायरी से इतना भड़कती क्यों है, इतना डरती क्यों है, इतना भयभीत क्यों है।
उसके बारे में अभी तक किसी ने कोई ढंग से स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई ठोस बात की नहीं है, कैजुअल सी बातें की हैं। मुझे लगता है कि जो उस राजेंद्र गुढ़ा ने जो कहा है, सर कांग्रेस पार्टी को उसके बारे में स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और सीधी सी बात है, यदि उनको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है जैसा वो बयान करते हैं, तो इस पूरी प्रकरण की जांच को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा, नहीं होगा निरपेक्ष रूप से सामने आ जाएगा। सरकार को डरने की जरूरत नहीं। कुछ होगा तो राजस्थान के लिए शर्मिंदगी का भी कारण होगा, और राजस्थान का दुर्भाग्य होगा कि एक ऐसी सरकार पूरे 5 साल काबिज रही जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने अनाचार किया, और जो न लोगों को सुरक्षा दे पाई सिवाय कुर्सी, अपनी खुद की कुर्सी की सुरक्षा की। लेकिन कैसे खुलेगी आखिर वो लाल डायरी जिसको विधानसभा सत्र के दौरान लहराया था राजेंद्र गुड़ा ने? देखिए, वो एक प्रश्न तो है ही। वो जब सदन में किसी व्यक्ति ने कही, ये बात रिकॉर्ड पे है। दूसरा, जनता के बीच में उसकी एक उत्सुकता और चर्चा है, राजनीतिक हलकों में उसकी चर्चा है। तो यही इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गोलमाल जवाब दिया। तो कम से कम इस लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। वो किस तरीके से उठे, ये सोचने की बात है। लेकिन अभी, क्योंकि जब या तो आरोपी तय करे या आरोपित तय करे, दोनों के बीच में ये खुलासा होना चाहिए कि आखिर उसमें था क्या। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि कांग्रेस क्या कहती है और राजेंद्र गुढ़ा क्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी को लेकर अहम फैसला आएगा 3 अगस्त को कोर्ट की तरफ से, लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में जो त्रिशूल है वो कहाँ से आया, क्योंकि मस्जिद में त्रिशूल फिर क्या कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में एक नहीं, ऐसे लाखों उदाहरण होंगे कि जब यहाँ मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले भारत की संस्कृति पे, सांस्कृतिक केंद्रों पे, अस्मिता पे, उस पे हमला किया। आज जो नालंदा और तक्षशिला थे, उन तक के पुस्तकालयों को जला दिया गया था। जितने हमारे जो धार्मिक इस तरीके के स्थान थे, उन पर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। और इसलिए कहीं न कहीं जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि के बारे में जो विवाद चला, और अंततः आर्कियोलॉजिकल सर्वे, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पूरी तथ्यात्मक जांच करके ये साबित किया, और उसके बाद एक रास्ता खुला कि वहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ज्ञानवापी के बारे में भी जिस तरीके के आर्कियोलॉजी ने शुरुआत की, और उसके बाद से ही लोगों को पता लगा कि यहाँ पर किसी समय शिवालय होता था, तो मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कहा है वो सत्यता के निकट है। और मुझे लगता है कि उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो काम कर रही है उत्खनन का, वो निरंतर जारी रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें प्रमाण के तौर पर आएंगी। उन्होंने उन प्रमाण का ही उल्लेख किया है, क्योंकि लेकिन चूंकि मामला अभी न्यायालय के लंबित है, इसलिए एक इंतजार करना चाहिए कि न्यायालय का उस पर क्या मैंडेट आता है। लेकिन प्राइमा फेसी प्रकट तौर पर ये दिखता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हुई थी, मुगलों के, अफगानों के आक्रमण के समय हुई थी, जिन्होंने हिंदू आस्थाओं के प्रतीकों को तोड़ा था, खंडित किया था, और उनको मिटाने की कोशिश की थी। उसकी एवज में दूसरे उन्होंने उन स्थानों को धार्मिक रूप से दूसरे स्थानों को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की थी, जो आज धीरे धीरे, क्योंकि रिसर्च अब बढ़ गई, तौर तरीके बदल गए, तो पुरानी चीज़ें अब आसानी से कार्बन डेटिंग से और उस तरीके से पता लग जाता है कि ये जो स्थान है कितना पुराना है, यहाँ इनकी मूर्तियाँ कितनी पुरानी है, अवशेष कितने पुराने। तो मुझे लगता है कि जो प्रमाणिक तथ्य यही है कि उस समय इस तरीके के धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ होती थी और उसको खंडित करने की कोशिश होती थी। जो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मुझे लगता है आज नहीं तो कल सच के रूप में सामने आएगा।